हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे सभी को। जल्दी जल्दी सभी आ जाइए, आपकी लाइव क्लासेस आ चुकी है। जल्दी सभी आ जाइए। सभी ने पीछे की क्लासेस कंप्लीट कर ली होंगी आई होप, और अच्छे से समझ में भी आई होंगी। आपके लिए आपकी एक क्लासेस जो हैं वो बिल्कुल फ्री कराई जा रही हैं। आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कल हमने जो पढ़ाया था उससे नेक्स्ट टॉपिक है न्यूलैंड लो पढ़ाया था कल। उससे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पीरियोडिक टेबल। जो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल आई थी, इसका मतलब बहुत सारे साइंटिस्टों ने बता दिया था कि इनका एटॉमिक मास इस तरीके से है और इनको इस तरीके से सीरीज में रखो या ग्रुप में रखो। तो उसके लिए फर्स्ट पीरियोडिक टेबल आई थी ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल, मूल आवर्त सारणी आई थी। वो आपको दिख भी रही है, ये थी मूल आवर्त सारणी जो किस पर डिपेंडेंट थी? एटॉमिक मास पर, यानी एटॉमिक वेट या मास नंबर बोल सकते हैं। जो डिपेंडेंट थी द्रव्यमान संख्या यानी परमाणु भार पर। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था, ठीक है। आई होप यहां तक बात सभी को क्लियर है। चलिए देखते हैं क्या थी। हु इन्वेंटेड द पीरियोडिक टेबल? पीरियोडिक टेबल का आविष्कार किसने किया? तो आइए जानते हैं। इन 1869 दामित्री मेंडलीव इन्वेंटेड। दामित्री मेंडलीव यानी दामित्री मेंडलीव था इनका नाम, जिन्होंने पीरियोडिक टेबल को बनाया था। इन्वेंटेड अ पीरियोडिक टेबल ऑर्डनिंग एलिमेंट बाय एटॉमिक मास। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एमसीक्यू में भी। जो ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल थी, फर्स्ट पीरियोडिक टेबल थी, वो किस पर डिपेंडेंट थी? एटॉमिक नंबर पर या एटॉमिक मास पर? तो वो डिपेंडेंट थी किस पर? एटॉमिक मास पर। बात क्लियर है? एंड ग्रुपिंग देम अकॉर्डिंग टू कॉमन प्रॉपर्टीज। और जिस एलिमेंट ने कॉमन प्रॉपर्टी शो कराई, जिस एलिमेंट ने समान प्रॉपर्टी समान गुण दिखाए, उनको रखा गया ग्रुप वाइज। उनको रखा गया ग्रुप वाइज। तो जो हमारी फर्स्ट पीरियोडिक टेबल थी उसमें मैं बता दूं आपको 8 ग्रुप थे। 8 ग्रुप थे। ग्रुप होते हैं वर्टिकल लाइन, जो इस तरीके से होते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं। ग्रुप को बांटा वर्टिकल लाइन में, यानी कि 8 ग्रुप बताए थे कि 8 ग्रुप यानी 8 वर्टिकल लाइन मिलेंगी इस फर्स्ट पीरियोडिक टेबल में। वर्टिकल ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर लाइन मिलेंगी, ठीक है। देखिए 8 तो ग्रुप थे, ग्रुप यानी वर्ग, वर्ग। और 12 सीरीज। 12 सीरीज, 12 सीरीज का मतलब है 12 हॉरिजॉन्टल लाइन थी, इस तरीके की लाइन जो आपको ये दिख रही है ना, ये। तो फर्स्ट लाइन तो ये हो गई इस तरीके से, सेकंड ये वाली, थर्ड ये वाली, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट, नाइन्थ। और भी सीरीज थी, ये 10 है। इसके नीचे भी और सीरीज थी। टोटल मिला के 12 सीरीज थी, 12 हॉरिजॉन्टल लाइन थी, जिनको बोला गया श्रेणियां यानी सीरीज, जिनको बोला गया श्रेणियां, ठीक है। 12 सीरीज थी, 12 श्रेणियां थी, 8 ग्रुप थे। 8 जो थे वो ग्रुप थे। अब देखिए, पहली पीरियोडिक टेबल को किसके आधार पर रखा गया? एटॉमिक मास यानी परमाणु भार के आधार पर। और उसमें कितनी श्रेणियां थी? 12 श्रेणियां थी। 12 श्रेणियां का मतलब है हॉरिजॉन्टल लाइंस, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब है क्षैतिज पंक्तियां। जो इस तरह की रो में होती है उन्हें बोलते हैं क्षैतिज पंक्तियां, ठीक है।
क्षैतिज पंक्तियां कितनी थी? 12 थी। और ग्रुप कितने थे? वर्ग कितने थे? 8 थे। और जो एलिमेंट सेम प्रॉपर्टीज रख रहे थे उनको रखा गया ग्रुप वाइज। किस वाइज रखा गया? ग्रुप वाइज रखा गया। जैसा आपको यहाँ दिख भी रहा है, HLI NAKCURBAG, ये एटॉमिक मास के डिपेंड पे, यानी कि एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग ये सेम प्रॉपर्टी रख रहे थे जब मेंडलीव ने पहले बार पीरियोडिक टेबल बनाई। ठीक है, अब आगे पढ़ लेते हैं क्या था। रशियन केमिस्ट एंड टीचर ऑर्गेनाइज्ड अ पीरियोडिक टेबल, यानी जो मेंडलीव थे, दामित्री मेंडलीव थे, वो रशियन केमिस्ट थे, रशियन रसायनज्ञ और अध्यापक थे। ओनली न्यू अबाउट 63 एलिमेंट, कहीं कहीं ये 63 एलिमेंट लिखा होता है, कहीं कहीं 58 एलिमेंट लिखा होता है। ठीक है, तो आप 63 भी लिख सकते हो, 58 भी लिख सकते हो। बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, यानी कि किसके अकॉर्डिंग रखी गई? कि परमाणु भार बढ़ते चले जाएंगे, एटॉमिक मास बढ़ते चले जाएंगे और वो ग्रुप वाइज रखते चले जाएंगे। बात समझ में आई? द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट हैड समथिंग टू डू विद देयर मास, यानी इन तत्वों के जो गुण थे, इन एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज थी, वो उनके मास के अकॉर्डिंग रखी गई थी, उनके मास के अकॉर्डिंग रखी गई थी। बात समझ में आई? He even left empty spaces to filled in later, और जिन एलिमेंट की खोज नहीं हो पाई, जिन एलिमेंट की खोज नहीं हो पाई, उनको उन्होंने खाली स्पेस में लगा दिया। जैसे यहाँ पर जो CA से आगे उसकी डिस्कवरी ये नहीं कर पाए थे तब तक, तो ये ब्लैंक है। ZN से आगे का ब्लैंक है, TI से नीचे का ब्लैंक है, ये वाला ब्लैंक है। तो ये जो तुम्हें दिख रहे हैं ना, ये खाली, ये वाले यहाँ पर, तो जिन एलिमेंट की खोज नहीं हो पाई थी, जिन तत्वों की डिस्कवरी नहीं हो पाई थी, उन्होंने इसमें उसका स्थान खाली छोड़ दिया, यानी कि एम्प्टी स्पेस छोड़ दिया। बात क्लियर है यहाँ तक? चलिए, ये थे साइंटिस्ट यानी दामित्री मेंडलीव। अब चलिए देखिए, 1869, आपको ईयर भी याद रखनी है कि फर्स्ट पीरियोडिक टेबल कब आई थी? 1869 को आई थी। DI दामित्री मेंडलीव ग्रुप्ड एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास, ये तो हमने पढ़ लिया कि इनको ग्रुप वाइज रखा गया, किसके अकॉर्डिंग? एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग। ठीक है, ही फाउंड दैट द फैमिलीज हैड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी एटॉमिक मास जो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेंगे उनको उन्होंने किस में रखा? वर्ग समित, यानी ग्रुप वाइज रखा, ऐसे वर्टिकल लाइन में। Blank spaces were left open to add the new element he predicted would occur. उनकी ब्लैंक स्पेसेस छोड़ा, यानी कि उनके लिए खाली स्थान छोड़ा जो आ सकते थे यहाँ पर, लेकिन उसकी खोज नहीं हुई थी। किसके अकॉर्डिंग? एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखिए आपको दिख भी रहा है 8 ग्रुप है यहाँ पर, और ये देखिए आपको 8 ग्रुप दिख रहे हैं। जो मैंने बताया था कि इसमें कितने ग्रुप थे? 8 ग्रुप थे, ग्रुप यानी वर्ग, और 12 सीरीज थी, सीरीज यानी श्रेणियां, सीरीज यानी श्रेणियां। श्रेणियां होती हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखाएं। तो आपको दिख रहा होगा ये वर्टिकल लाइन जो दिख रही है आपको, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 8 तो वर्टिकल लाइन हो गई, यानी ग्रुप हो गए। और 12 फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, और 12 क्या हो गई? सीरीज हो गई। यही मैंने आपको पहले बता दिया था, सीरीज इस तरीके से बटी होती है, इस वजह से ये इधर रखा गया है। ग्रुप इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो इसलिए इनको ऊपर नंबर दिया गया है। बात क्लियर है सभी को? यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। और आपको बहुत से खाली स्थान भी दिख रहे हैं यहाँ पर, ब्लैंक स्पेसेस भी दिख रही हैं, जिनकी खोज नहीं हो पाई थी इसमें। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं लिमिटेशंस क्या क्या हैं।
फर्स्ट लिमिटेशन है कि हाइड्रोजन का कोई भी स्थान क्लियर नहीं है। हाइड्रोजन का तो वैसे भी न्यू प्रोडक्ट टेबल में भी नहीं है, जो मॉडिफाइड होके आई थी उसमें भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन एक क्या भी होता है, एक एल्कली मेटल की तरह भी काम करता है और ये हैलोजन की तरह भी बिहेव करता है। हैलोजन यानी जो 17वें वर्ग के थे न्यू पीरियोडिक टेबल के अनुसार, जो 17th ग्रुप के थे न्यू पीरियोडिक टेबल के अनुसार। ठीक है, तो ये भी लिमिटेशन है। इस लिमिटेशन को हम उसमें भी पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ एटॉमिक मास पर डिपेंडेंट है। ठीक है, इस लिमिटेशन को हम उसमें भी पढ़ेंगे। उसमें मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी कि क्यों ये एल्कली मेटल है और क्यों ये हैलोजन की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक, लेकिन इसकी पोजीशन ना पहले में डिफाइन थी और ना ही अब सेकंड पीरियोडिक टेबल में डिफाइन है। द आइसोटॉप्स ऑफ सेम एलिमेंट विल बी गिवन डिफरेंट पोजीशन इफ एटॉमिक नंबर। देखिए, हमारी फर्स्ट पीरियोडिक टेबल किस पर डिपेंडेंट थी? एटॉमिक मास पर। तो जहां भी आइसोटॉप्स आए या आइसोबार्स आए, आइसोटॉप्स आए, आइसोटॉप्स यानी समस्थानिक। जिनको इनके बारे में ना पता हो, पीछे वीडियो है समस्थानिक की और समभारिक की, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि किस किस के क्या क्या समस्थानिक होते हैं और किस किस के क्या क्या समभारिक होते हैं। समस्थानिक यानी आइसोटॉप्स और समभारिक यानी आइसोबार। तो अगर किसी को इसको अच्छे से समझना है तो पीछे की वीडियो कंप्लीटली देख के आए। तो समस्थानिक होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, समभारिक होते हैं जिनके एटॉमिक मास सेम होते हैं। अब देखिए, इन्होंने किसके ऊपर डिपेंडेंट किया था? ये एटॉमिक मास की इंक्रीजिंग ऑर्डर पे। अब एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे किया था, लेकिन जब आइसोटॉप्स दिखे इन्हें तो उसमें भी दिक्कत आई कि आइसोटॉप्स को कहाँ रखा जाए। जिनके एटॉमिक नंबर सेम है उनको कहाँ रखा जाए। अब समभारिक जिनके भार भी समान है, भार यानी मास भी समान है, उनके लिए इन्होंने कोई भी लॉ नहीं दिया था, कोई भी चीज नहीं बताई कि उनको किस तरीके से रखेंगे। एक ही एलिमेंट के यानी समभारिक क्या होते हैं कि दो एलिमेंट ऐसे हो जिनके एटॉमिक मास सेम आ रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, इन्हें एक साथ नहीं रखा, इन्होंने उनको एक साथ नहीं रखा, इन्होंने एक को कहीं रखा और एक को कहीं रखा। जबकि जब इन्होंने एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंडेंट थी ये पीरियोडिक टेबल, तो उनको एक साथ रखना था। और इसमें भी ये नहीं बता पाए कि कौन सा पहले आएगा और कौन सा बाद में आएगा। ठीक है, कौन सा पहले आएगा और कौन सा बाद में आएगा। अब देखिए, द एटॉमिक मासेस डू नॉट इंक्रीजिंग इन अ रेगुलर मैनर। तो एटॉमिक मास रेगुलरली इंक्रीज नहीं हो रहे थे, यानी जहां एटॉमिक मास आ गया, जैसे किसी का 40 है और दूसरे का भी 40 है एटॉमिक मास, तो क्या यहाँ इंक्रीज हुआ? नहीं हुआ। यहाँ आ गई आइसोबार की, यहाँ आ गई आइसोबार की। कोई भी एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल ले लो कि x कोई एलिमेंट है और यहाँ पे y कोई एलिमेंट है, और इस x का भी 40 है और इस y का भी एटॉमिक मास क्या है? 40 है, यानी परमाणु भार 40 है। तो उन्होंने ये नहीं बताया था कि y पहले आएगा तो क्यों आएगा और x पहले आया है तो क्यों आया है। बात समझ में आई? तो इसका मतलब है जो वो एटॉमिक मास की बात हो रही थी वो लगातार इंक्रीजिंग ऑर्डर पर नहीं थे। तो आइसोबार और आइसोटॉप्स पर आके ये फेल हो गया, फर्स्ट पीरियोडिक टेबल फेल हो गई। So it was do not possible to predict how many element could be discovered between two element। तो इन्होंने बताया कि दो एलिमेंटों के बीच में एक डिस्कवर हुआ एलिमेंट किस प्रकार से रखा जा सकता है, किस तरीके से रखा जा सकता है, तो उसमें भी ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल फेल हो गई थी। बात क्लियर है यहाँ तक? देखिए, ही कुड नॉट असाइन अ करेक्ट पोजीशन फॉर हाइड्रोजन इन द टेबल, अभी हमने ये पढ़ी है।
certain element of higher atomic mass precede those with lower atomic mass, example tellurium and iodine। देखिए टेल्यूरियम और आयोडीन पर ये आकर फेल हो गई थी, क्यों? क्योंकि टेल्यूरियम का भी एटॉमिक मास इन्होंने 127 बताया और आयोडीन का भी मास 127 बताया, और पीरियोडिक टेबल में टेल्यूरियम को आयोडीन से पहले रखा था, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि जब इन दोनों के सेम एटॉमिक मास हैं, यानी परमाणु भार समान है 127 127, तो आयोडीन को भी पहले रख सकते थे, यानी टेल्यूरियम को ही क्यों रखा? तो इसके बारे में इनकी कोई खास एक्सप्लेनेशन नहीं थी। एटॉमिक मासेस डू नॉट इंक्रीज इन अ रेगुलर मैनर, जो मैंने अभी आपको बताया था, आइसोबार्स पर आकर ये फेल हो गए थे, आइसोटॉप्स पर भी आकर ये फेल हो गए थे। लेफ्ट टू राइट, देयरफॉर इट वाज नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ एलिमेंट दैट हैड टू बी डिस्कवर्ड बिटवीन टू एलिमेंट, यानी ये भी पॉसिबल नहीं था कि अगर दो एलिमेंट के बीच में ब्लैंक स्पेस है तो वो डिस्कवर हुआ एलिमेंट उन्हीं के बीच में आएगा, ये भी नहीं बताया था इन्होंने क्लियरली। बात समझ में आई यहाँ तक? तो ये थी मेंडलीव्स की ड्रॉबैक, कमियां, ये थी मेंडलीव की कमियां। बात समझ में आई? देखिए आपको दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पर इन्होंने टेल्यूरियम को 128 बोला था, 128। टेल्यूरियम का बताया था 128, आयोडीन का बताया था 127। टेल्यूरियम का बताया था 128, इसे ठीक कर लेना, और आयोडीन का बताया था 127, और फिर भी टेल्यूरियम को आयोडीन से पहले रखा था। एटॉमिक मास हाइयर होने के बावजूद भी इसको टेल्यूरियम को आयोडीन से पहले रखा था, ठीक है। लेकिन इनकी तो थी इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर पर थी, तो क्या आना चाहिए था? पहले 127 आना चाहिए था या 128 आना चाहिए था? 127 यानी 127 आना चाहिए था, लेकिन इन्होंने 128 वाले एलिमेंट को पहले रख दिया था। बात समझ में आई? देखिए यहाँ पर आपको दिख जाएगा इसमें, देखिए टेल्यूरियम 128 और आयोडीन 127, आयोडीन 127, तो टेल्यूरियम पहले है, आयोडीन बाद में है, और इसकी एक्सप्लेनेशन ये क्लियरली नहीं दे पाए थे। बात समझ में आ गई? तो सही कर लेना, वो 128 था। बात क्लियर है सभी को? चलिए, ये हुई हमारी मेंडलीव फर्स्ट पीरियोडिक टेबल, जिसके मैंने आपको क्या भी बता दिए, ड्रॉबैक्स भी बता दिए कि क्यों ये फेल हुई थी। इसके बाद आती है न्यू पीरियोडिक टेबल, यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी आधुनिक आवर्त सारणी। तो आधुनिक आवर्त सारणी को हम कल समझते हैं, तो कल हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे आधुनिक आवर्त सारणी के साथ, और आज के लिए इतना ही रखते हैं। ऑल द बेस्ट सभी को। आई थिंक आपको ये समझ में आई होगी फर्स्ट पीरियोडिक टेबल। इसको अच्छे से समझो, क्लास को लास्ट तक देखो, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, और हमें बताते रहो कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर किया करो। थैंक यू एवरीवन। आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री राधे कृष्ण। क्लास समझ में आई? सभी यस करो एक बार जल्दी जल्दी से। वेरी गुड। चलिए, ऑल द बेस्ट। यहाँ तक ही रखते हैं अपनी क्लास।